नमस्कार साथियों, मैं मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं इस वक्त द अनवील इंडिया। मैं अभी मौजूद हूँ बिहार के मधुबनी ज़िला में और हमारे साथ बात करने के लिए है मधुबनी कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा जी। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मधुबनी में और बिहार में खास करके चुनाव को लेकर क्या मुद्दे हैं और इस बार का चुनाव में किसकी हवा तेज़ है। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। द अनवील चैनल के सभी दर्शकों को हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर, अभी बिहार में अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? बिहार में अपराध और अपराधियों दोनों का तांडव हो चुका है। प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। जितनी भी बिहार सरकार है और बिहार सरकार के प्रशासन के पदाधिकारी हैं, उनका जनता पर से इकबाल हट गया है। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुरक्षित घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, उस बात की अभिभावकों को चिंता रहती है। आपके भाई आपके बहन नौकरी करने के लिए जाते हैं, वो नौकरी से सुरक्षित घर वापस आएंगे कि नहीं, ये लोगों में चिंता है। क्योंकि बिहार में बिल्कुल अराजक राज्य जिसे बोलते हैं, माने प्रशासन पर नीतीश का, सरकार का बिल्कुल ही नियंत्रण खत्म हो चुका है। नीतीश जी मूक दर्शक हो गए हैं या मौन हो गए हैं, या उनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो समाप्त हो गई है और प्रशासन पर से उनकी इकबाल खत्म हो गई है। यही कारण है कि बिहार के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अक्षम होकर के बैठ गए हैं और गुंडा जो हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो जहां भी होता है वहां तांडव मचा करके चले जाते हैं। आप हाल ही में देखें कि पारस हॉस्पिटल में क्या हुआ है। दिन दहाड़े वहां 6 पिस्तौल कर्मी वहां चले जाते हैं, घुस करके किसी की हत्या कर देती है। आप मधुबनी जिला की बात कीजिए, पंडौल में परसों तरसों ही हत्याएं हुई है। मधुबनी जिला में बेनीपट्टी हो, डुमरा हो, बेनीपट्टी जहां भी हो, मधुबनी सड़क पे ही दुर्घटनाएं हुई थी। ऐसी बहुत सारी मतलब जो है दुर्घटनाएं और खास करके हत्याएं हो रही है। तो हम निश्चित रूप से ये बात कह सकते हैं कि बिहार सरकार की और प्रशासन की माने प्रशासनिक पदाधिकारियों पर, पुलिस पर नियंत्रण खत्म हो चुका है और अराजकता की स्थिति है आज बिहार में। सर, प्रशासन इसको मौसमी प्रभाव बता रही है। बिल्कुल, ये तो समझिए एक बात, एक डीजीपी लेवल का आदमी जो बिहार के प्रशासनिक का सर्वोच्च पद है, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसके पास बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारे तजुर्बे होते हैं, और वो उनका ये बात कह देना कि मई जून में चूंकि किसानों के पास काम नहीं होते हैं इसलिए आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, इसका मतलब है कि बिहार के किसान जो 2 महीने काम नहीं करते हो, बिहार के किसान अपराधी हैं। तो एक किसानों पर उन्होंने एक कलंक का टीका लगाया है और उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी है, बहुत बड़ी गलती की है। और इसके लिए मैं समझता हूं कि बिहार सरकार को उन्हें अविलंब उनको शो कॉज करना चाहिए और शो कॉज के बाद भी उन्हें अपने पद से पदच्युत भी कर देना चाहिए ऐसे पदाधिकारियों की। सर, पिछले चुनाव में बिहार सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा वादा किया गया था कि बिहार में हम हर साल 2 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन आज भी युवा को बेरोजगारी से जूझना पड़ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, केंद्र सरकार जब 2014 में सरकार बनने के लिए आई थी तो उन्होंने ये वादे किए थे कि हम बिहार, चूंकि रोजगार की समस्या बहुत बड़ी है, बेरोजगारी बढ़ गई है मनमोहन सिंह की सरकार में, हम आएंगे, अगर केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी तो 2 करोड़ जुमले लेकर के आई थी कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। और अमित शाह ने यह कह दिया कि ये सरकार की जुमला थी, पार्टी की जुमलेबाजी थी। तो अब समझिए कि 2 करोड़ प्रति साल नौकरी, आज 10 साल से 11 साल से सरकार में 22 करोड़ नौकरी मिल जाती, तब तो कोई बेरोजगारी की समस्या ही नहीं होती। आज जो बिहार से पलायन करना पड़ रहा है, लोगों को पलायन नहीं करना पड़ता। आज जो बेरोजगारी की दर देश में माने उच्चतम स्तर पर है बेरोजगारी की दर, वो आज कंट्रोल में रहती। लेकिन आज छात्र नौजवान हताश हैं, युवा बेरोजगार हताश हैं, क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। जिसका एक नमूना आपने देखा कि हमने पटना में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक रोजगार मेला का आयोजन किया गया था। 5000 भर्तियां थी, उसमें 120 कंपनियां भर्ती लेने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। वहां 50,000 की संख्या में छात्र नौजवान बेरोजगार पटना में इकट्ठे हो गए और छात्रों इस प्रकार से भीड़ वहां उमड़ गई कि प्रशासन जो है कंट्रोल करना चाहिए, प्रशासन वहां कोई सहयोग नहीं दिया। फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, निर्भीक कार्यकर्ता, ऊर्जावान कार्यकर्ता वहां डटे रहे। सारी 120 कंपनियां छात्र नौजवानों का इंटरव्यू लिया है, 5000 से ऊपर लोगों की नौकरियां मिली। एक कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा प्रयास है कि हम सरकार में नहीं है, हम 2 करोड़ नौकरियां तो अभी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमने एक प्रयास करके दिखाया है कि छात्रों और नौजवानों को रोजगार दिया जा सकता है और उसके रास्ते हैं। और हमने एक रास्ते निकाले, जयपुर हुआ, दिल्ली हुआ और अंत में पटना में भी हमने रोजगार मेला निकाल करके एक जो है बहुत बड़ा छात्र नौजवानों में एक मैसेज दिया है कि आपको नौकरियां अगर केंद्र में और बिहार में कांग्रेस की और महागठबंधन की सरकार बनती है तो आपको सही समय पर नौकरियां मिलेगी। सर, मधुबनी में हमेशा अभी कुछ दिनों से स्टेडियम का मुद्दा चलता रहा और खास करके मधुबनी के विकास को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मधुबनी की विकास के लिए आपने स्टेडियम का मुद्दा बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ दिया। स्टेडियम आप देखो, स्टेडियम कांग्रेस की सरकार के समय में बनी थी जी। स्टेडियम कांग्रेस के शासन में बनी और जब से 20 साल से नीतीश की सरकार लगभग
डबल इंजन की सरकार 20 साल से है। कुछ ही दिन लालू जी और इनका जो है इंडिया गठबंधन की सरकार नीतीश के साथ रही है, बाकी 20 साल तो नीतीश और भाजपा की सरकार रही है ना। और नीतीश भाजपा की सरकार से सवाल, और मधुबनी के जितने हमारे सांसद जो 4 बार से लगातार एनडीए के खाते में और भाजपा के खाते में यहाँ लोकसभा की सीट जा रही है, उनसे सवाल उठता है कि आप 20 साल से लगातार आप जो है सांसद है, आपके पिताजी मंत्री केंद्र में मंत्री थे और फिर भी कांग्रेस के द्वारा एक बड़ा स्टेडियम दिया गया जहां छात्र नौजवान जाकर के अपना जो है प्रैक्टिस करते, दौड़ लगाते, क्रिकेट खेलते, फुल पर वॉलीबॉल खेलते, उनको एक आशा मिलती। लेकिन वो स्टेडियम आज बेकार हो चुका है। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप स्टेडियम की खास्ता हालत को देख करके भी आप उसको सुधारने का प्रयास करते। वही नहीं, आपने बोला मधुबनी की विकास, तो आप सदर हॉस्पिटल में जब आप भर्ती कराइए पेशेंट को, सदर हॉस्पिटल में एक ऐसे डॉक्टर चिकित्सक नहीं है जो बड़ी से बड़ी कोई सर्जरी की स्थिति उत्पन्न होती है तो तुरंत रेफर कहां किया जाता है, दरभंगा या पटना, क्योंकि यहां सर्जिकल जो डॉक्टर होना चाहिए, जो इक्विपमेंट होनी चाहिए, वो यहाँ आज भी नहीं है। तीसरी बात, मधुबनी की विकास के लिए सबसे बड़ी जरूरी है, क्योंकि यह अतिवृष्टि और अनावृष्टि का जगह है, कभी सुखाड़ आती है तो कभी बाढ़ से लोग पीड़ित हो जाते हैं। यहाँ एक बड़ी कृषि यूनिवर्सिटी की बहुत ही जरूरत थी, कृषि यूनिवर्सिटी की, ताकि कृषि यूनिवर्सिटी में लोगों को ये जागरूकता दिया जाता है या जानकारी दी जाती कि किस समय में क्या करना चाहिए। अगर बाढ़ की स्थिति आती है तो बाढ़ जब हट जाता है तो कौन सी फसल लगानी चाहिए, सुखाड़ आ जाता है तो वैसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, कैसे इससे आपको उबरना चाहिए। तो यहाँ एक कृषि यूनिवर्सिटी की, यहाँ पर तो कोई रोजगार के और साधन नहीं है। जो भी रोजगार के साधन थे, जितने चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल, सब तो बंद हो चुके हैं। कांग्रेस की सरकार में जो बनी वो इन सरकारों में बंद हो चुकी है। तो और दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत लंबी चिर प्रतीक्षित मांग है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। यहाँ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और कृषि यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिला में, ताकि लोगों को जो है एक बहुत बड़ी उच्च शिक्षा के लिए जो है बाहर पलायन नहीं करना पड़ता, दिल्ली नहीं जाना पड़ता, पंजाब नहीं जाना पड़ता, और मधुबनी में उच्च तकनीकी शिक्षा यहाँ मिल जाती। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ बहुत ज़रूरी है। सर, बिहार गवर्नमेंट में बेरोजगारी दर बिल्कुल चरम सीमा पर है, और ख़ास करके यहाँ की जो शिक्षा दी जाती है उसमें स्किल्स पे काम नहीं किया जाता है, जिससे लोग अगर बिहार में जो भी पढ़ते हैं उनको बाहर अगर वो जाते तो नौकरी के लिए काफ़ी मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, तो क्या लगता है आपने सही कहा। आप एक बात बताइए, मोदी जी कहते हैं कि गुजरात आज जो है देश के उच्चतम माने औद्योगिक दृष्टिकोण से या रोजगार की दृष्टिकोण से सबसे अव्वल स्थान पे है। यदि गुजरात को वहाँ पहुँचाया जा सकता है 1 नंबर स्थान पे, वहाँ पर उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं गुजरात में, तो बिहार में क्यों नहीं उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं? क्या कारण है कि ये देश की हुक्मरान, ये तानाशाही सरकार बिहार में विकास नहीं होने देना चाह रही है? जब आपकी सरकार 20 साल से है तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, आपके माध्यम से प्रश्न सरकार से पूछा जाना चाहिए कि आप 20 साल से सरकार में हैं, आपने बिहार में कितने उद्योग लगाए, किस किस चीज़ के उद्योग लगाए, कितने लोगों को नौकरियां दी? यहाँ पर अगर बिहार में लीची है, फल फूल है, जो भी कल कारखाने लगाए जा सकते हैं, कृषि उत्पाद से ही लेकर के अगर कल कारखाने बनाए जा सकते तो वो लगानी चाहिए। लेकिन ये सरकार बिल्कुल बिहार को वोट की राजनीति के दिलचस्पे से देख रही है कि यहाँ पर जितनी बेरोजगारी रहेगी, अशिक्षा रहेगी, लोग अस्वस्थ रहेंगे, उनकी मानसिक दशा ठीक नहीं रहेगी, तो उनको बरगला के, तोड़ मरोड़ करके, नफरत का बीज बो करके, ध्रुवीकरण करके, गंगा जमनी तहजीब को तोड़ करके अपनी जो सांप्रदायिक राजनीति है, जो चूंकि वो फैक्ट्री चला रहे हैं, नफरत फैलाने की फैक्ट्री अमित शाह और मोदी चला रहे हैं, वो उस उद्योग को बढ़ाने में लगे हुए हैं। रोजगार के उद्योग के लिए नहीं, वो नफरत की उद्योग की फैक्ट्री है, और वो उसको फैला करके लोगों को गुमराह करके अपने जाल में लेकर के अपना वोट बैंक साध रहे हैं। उनको विकास से क्या जरूरत है? चुनाव विकास निश्चित रूप से, चाहे कोई भी सरकार हो, हमारी सरकार अभी नहीं भी है और होती भी है तो जनता की सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, विकास। इस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। अगर बिहार और देश में विकास नहीं हो रहा है तो इस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। सर, हमेशा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये मुद्दा उठता रहता है, इस पर आपका क्या कहना? आपने देखा कि मोदी साहब जब यहाँ बिहार में आए थे तो उन्होंने क्या कहा था? भाइयों एवं बहनों, आपको 50 लाख करोड़ चाहिए, आपको 75 लाख करोड़ चाहिए, लो आपको 125 करोड़ दिया। क्या उन्होंने दिया? नहीं दिया। ये मीडिया को सवाल करना चाहिए कि आप जब आए थे तो आपने जो वादा किया उन तो आप पूरा नहीं किए। आपने विशेष राज्य पैकेज देने की बात की थी, वो भी आपने नहीं दिया। क्या वित्त मंत्री जब बजट पेश करने आती हैं तो मिथिला पेंटिंग की साड़ी पहन लेती हैं? तो मिथिला पेंटिंग की साड़ी पहन लेने से मिथिला वासियों को रोजगार मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। मिथिला वासियों को रोजगार तब मिलता है जब आप मिथिला पेंटिंग पहन करके यहाँ पर चीनी मिल उद्योग चालू करने की बात कहती कि सकरी रैयाम का जो चीनी मिल बेच करके स्क्रैप में आपने बेच दिया है, उसको वहाँ पर पुनः नई चीनी मिल स्थापित की जाएगी या अन्य कोई मिलें स्थापित की जाएगी, तो उससे इस मिथिला का विकास होता। आज की जो सरकार है बिहार में खास करके,
वो बिहार को दो भागों में बांट दी है। एक एरिया है जो गंगा का उस पार है, दूसरी एरिया है जो गंगा के इस पार का है। गंगा के इस पार की एरिया को जो 7 करोड़ आबादी है मिथिलावासी कहते हैं, और उधर भोजपुर की आवासी है। बिहार सरकार भी बिहार के साथ दोगलापन व्यवहार करती है। गंगा के उस पार का विकास अलग होता है, उनके अपने जिलों में विकास अलग होता है, और मिथिलावासियों को उसकी अवहेलना की जाती है। मिथिला और मैथिली की अवहेलना की जाती है। मैथिली की पढ़ाई पाठशाला में होनी चाहिए। आज जिस मैथिली जो अष्टम सूची में है, यूपीएससी के लिए भी उसमें एग्जाम देने की ये है, प्राथमिकता है, आप दे सकते हैं। लेकिन एक बात सवाल है कि अगर प्राथमिक पाठशाला में मैथिली हटा दिया गया, प्राथमिक पाठशाला में मैथिली की पढ़ाई नहीं होगी, यदि बेसिक शिक्षा लोग मैथिली जानना छोड़ देंगे, उनकी जो व्याकरण है, उनकी जो लिपि है, उनकी जो भाषा है, वो अगर बचपन में पाठशाला में पढ़ाई बंद हो जाएगी, तो क्या आप उस शिक्षा में उससे आप यूपीएससी कर सकते हैं? क्योंकि आपका बेस कमजोर। तो ये सरकार मिथिलावासी के साथ घोर अन्याय कर रही है। हमारी मांग है कि उर्दू और मैथिली को प्राथमिकता से, चूंकि सरकार, कांग्रेस की सरकार में इस बात की स्थान थी, पुनः मिथिलावासियों को इस बात के लिए, मिथिलावासियों के विकास अगर सोचने हैं तो मैथिली भाषा की सर्वांगीण विकास चाहिए, मिथिला में उद्योग धंधे चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।